देखिए, अब क्या है, आज 5वां दिन है ना। और अभी तक आप लोगों में से अधिकतर के निष्कर्ष निकल चुके होंगे, ये आपके मतलब की बात है या आपको बहुत मजा नहीं आ रहा। जिनको मजा आ रहा है वो तो मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे आगे आते जा रहे हैं और आखिर मिनट तक बैठते हैं, और जिनको नई काम की बात लग रही है वो बीच में उठ के चले जाते हैं। तो वो कोई समस्या नहीं है, वो होता ही है, हर शिविर में होता हम है। किस कैटेगरी में सर? हमको किस कैटेगरी में है ना? हाँ। नहीं, मैं देखता हूँ कि कॉपी पेंसिल निकल आई कुछ लोगों की अपने आप से सहज में, नहीं तो जरूरत ही नहीं लग रही थी। जब लगता है कोई काम की चीज है तो नोट करने का भी मन करता है कि मन लगाओ, इसमें मेहनत करें, और जब नहीं लगती है तो नहीं लगती, वो तो कोई आपत्ति नहीं, वो तो सबके साथ हो गए, सहज हो गए। ठीक है, तो जीवन के संदर्भ में बहुत चर्चाएं अभी शिविर में हम नहीं करते, क्योंकि ये सब चर्चाएं करने से के लिए समय चाहिए, और शिविर तो इन चर्चाओं की शुरुआत है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं परिचय शिविर, है ना। आपको झलक दे रहे हैं थोड़ी 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 कि ये बात की है, ये बात की, ये बात की है ना। इसमें अगर ठीक से घुसना है तो 2-4 साल की तैयारी चाहिए, मन लगा के। 10-12 ठीक कैंप कर लें तो काम करो। 2-4 साल की कमर कस लो और करो, और बाकी काम धंधे भी चलेंगे ही ना, वो तो जिंदगी जीनी है, वो सबके साथ मिला के बोल रहे हैं, हो जाएगा उससे, लोग कर ही रहे। जीतू बैठा है, आशीष बैठा है, सब लोग बैठे नहीं है। जीने में संतुलन तो जरूर आएगा, ये तो गारंटी है। देखो, जितने संतुलन में आज जीते हो उससे बेहतर जगह पे आ जाओ, आ जाओगे तो है ना। करेक्ट, सत्य है बिल्कुल, है ना। पूरे हो जाओगे एक दो शिविर से, ऐसा नहीं है। उससे बेहतर और करने के लिए दिशा मिल जाएगी, परिचय हो रहा है सर। हाँ, ये ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ये बात तो हमने कर ली, जीवन में वृत्ति, तुलन, दृष्टि। तो जीवन अमर है, शरीर नश्वर है, जीवन में अनेक शरीर यात्रा, जन्म मृत्यु एक घटना। शरीर यात्रा में विभिन्न आयु अवस्था, तो शिशु अवस्था एक बात है, उसकी अपनी एक प्रकार की क्रियाशीलता है, उसकी एक प्रकार की जिम्मेदारी है। बाल्य अवस्था की अपनी एक प्रकार की क्रियाशीलता, एक प्रकार की जिम्मेदारी, यानी एक प्रकार का आचरण है। तो शिशु में, बाल्य में, किशोर में, युवा में, प्रौढ़ में, वृद्ध में, ये सब की सब डिफरेंट या अलग अलग आयु अवस्थाएं हैं, और इन सब के अपने अपने निश्चित आचरण हैं, इनको पहचानने की जरूरत है। ठीक है, अब कोई शिशु प्रौढ़ के जैसा आचरण करेगा तो वो तो मतलब असंतुलित होगा, या कोई वृद्ध किशोर के जैसा आचरण करेगा वो भी होगा, कोई युवा बालक जैसा आचरण करेगा वो भी अनुचित होता है, असंतुलित होता है। तो जो जिस आयु अवस्था में है उसके अनुरूप आचरण, तो उसके अनुरूप आचरण क्या हो इसका पता करना पड़ेगा, है ना। तो इसके अनुरूप बातें हैं, वो हम परिचय शिविर में बहुत डिटेल में नहीं जा रहे अभी, पर ये सब ध्यान देने की बात है। हर आयु अवस्था में उपयुक्त आचरण, ये जानने की बात है। तो ये परीक्षा शिविर जो आपके लिए है, ये आपको सिलेबस बता रहा है, जिसका रुचि बन गई है कि इसमें क्या क्या चीजें जानने के लिए अभी हैं हमारे लिए। इसका काम ही है आपको सिलेबस देने का। मतलब ये मान लो जैसे 4 साल का डिग्री कोर्स है ये, ऐसा मान के चलो, इतना कमर कस ली है। अगर जिसको इसमें घुसने की इच्छा हो, इसमें एडमिशन लेने की इच्छा हो, फ्री का है, पैसे फीस वीस लगती नहीं है, मन लगाना पड़ता है 4 साल। मतलब शरीर तो एक भौतिक रासायनिक रचना है, रचना एक समय के बाद विरचित होगी, शरीर तो मरना ही है। नश्वर का मतलब मरने से, वो उस जैसा है वैसा नहीं बना रहेगा, फिर वो शरीर नहीं रहेगा, मिट्टी हो जाएगा, इसको नष्ट हो जाएगा, इसको कहते हैं। ठीक है,
किसी का शरीर ऐसा नहीं है। देखो, हम कथा कहानियों में सुनते हैं कि मानव ने अमर होने के लिए बहुत प्रयास किया। अमृत की बात आती है ना, हुआ है सोना, पता नहीं हुआ नहीं हुआ, पर कथा कहानियों में हम सुनते हैं ऐसा। ठीक है, कथा कहानियों में बताया जाता है ना, अमर होने के लिए बहुत प्रयास किया। और यहाँ पता चलता है जीवन तो अमर ही है। जीवन को हम जानते नहीं है, जीवन स्वरूप को अपने, और शरीर को अमर करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। शरीर कभी अमर हो नहीं सकता। शरीर हो ही नहीं सकता। हाँ, जीवन जो अमर हो नहीं सकता उसको अमर करना चाहते हैं, जो अमर है उसको जानते नहीं। ये हमारे लिए समस्या है। तो जो अमर है उसको पहचान लो, यानी आप अमर ही हो उसको पहचान लो। और शरीर आपका साधन है, ये नश्वर है, समय समय के साथ बदलते। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं नॉलेज ऑफ कोएग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व दर्शन ज्ञान। ठीक है, इसमें समझने के लिए पूरी बात को समझने के लिए बस इतनी सी बात है, एक लाइन। अस्तित्व सह अस्तित्व में व्यवस्था है, अस्तित्व सह अस्तित्व के से व्यवस्था है, अस्तित्व सह अस्तित्व के लिए व्यवस्था है। ठीक है, इतना ही समझना है बस इसमें पूरे। अब प्रश्न बनेगा, अच्छा है तो इतना ही समझ लो, तो अस्तित्व का अर्थ बता दो। तो अस्तित्व का अर्थ है, अस्तित्व दो अविभाज्य भाज्य वस्तु। मतलब ये जो कुछ हमें दिख रहा है जो है, इसको अगर हम बहुत ध्यान से देखते हैं, समझने जाते हैं, तो पता चलता है सारी चीजें के स्वरूप में दो वस्तुएं मिलती हैं मूल में। क्या है वो दो वस्तुएं? एक है शून्य, शून्य वस्तु, जिसको हम असीम व्यापक सत्ता भी कहते हैं। शून्य, अब पूछोगे शून्य क्या है ये? तो आप और हमारे बीच में, आप मेरे को देख पा रहे हो? आप जहां हो, आप एक इकाई हो, मैं एक इकाई हूं, पर हमारे बीच में खाली जगह है। तो आप में से कोई तर्क कर सकता है कि नहीं, हमारे बीच में तो हवा है ना? तो ठीक है, हवा है, पर हवा के कण होते हैं, हवा के कणों के बीच में क्या होता है? खाली जगह। ये जो खाली जगह है, इसको नाम दे रहे हैं हम शून्य। ठीक है, ये पहचान में आ रही है खाली जगह, इसका नाम दे रहे हैं शून्य। दूसरी बात जो हम बोल रहे हैं, ये अपने में एक वस्तु है, यानी ये एक वास्तविकता है। ये अभी हम क्या मानते हैं, ये खाली जगह को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं है। इकाइयों को बोलते हैं कुछ है, ये कुछ है, ये कुछ है, बीच में कुछ नहीं है। हम बोल रहे हैं कुछ नहीं का अर्थ नहीं होता, ये कुछ है। क्या है? शून्य है। अंग्रेजी में शब्द बोलेंगे तो बोलेंगे स्पेस। ये कोई वस्तु है, ये कोई वास्तविकता है, ये कोई सच्चाई है, ये है। और दूसरी चीज जो है, वो जो एक एक के रूप में दिख रही है, चाहे मनुष्य दिख रहे हैं, या कुर्सी दिख रही है, दरी दिख रही है, कमरा दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं, जीव जंतु, पक्षी, ये जितनी भी तमाम चीजें जो दिखती हैं आंखों से, है ना, ये सब इकाइयों के स्वरूप में जो है, इन सब के समुच्चय को नाम दिया प्रकृति। तो क्या चीज हो गई? शून्य हो गया और प्रकृति हो गई। हर चीज को जिसको हमें दिख रही है, ये शून्य और प्रकृति ही दिख रही है। मजेदार बात ये है, ये ध्यान देने वाली बात है, अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत मजा आएगा इसमें, कि केवल शून्य पता नहीं चलता, दिखता नहीं है, पहचान में नहीं आता, और केवल प्रकृति की इकाइयां बिना शून्य के पहचान में नहीं आती। आप सोच के देखिए, कल्पना करने की कोशिश कीजिए, केवल शून्य, कोई इकाई ना हो, ऐसी कल्पना करने की कोशिश कीजिए। आपको कोई खाली स्थली सोचनी पड़ेगी, लेकिन उसकी बाउंड्री बनाओगे, बाउंड्री बनाते ही इकाई आ गई। नहीं कर सकते।
अच्छा, इकाई की कल्पना कीजिए। आप एक को सोचने जाओगे तो एक सोचने के लिए पहले खाली जगह में एक सोचोगे। तो पहचान में क्या आता है? शून्य में इकाई, शून्य में समाई हुई इकाई ही पहचान में आती है। देखो इसको देखो, शून्य में समाये खाली स्थान के साथ दिखता है। अब दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि उसके आसपास की खाली स्थल। तो जब भी कोई चीज दिखती है उस खाली स्थली के साथ, शून्य के साथ ही दिखती है। तो इकाई शून्य में ही दिखती है, ये पकड़ लीजिए। ठीक है, शून्य दिखता नहीं, दिख रहा है ना? ये है ना। अब तो दिखना शुरू हो गया। जब तक जानते नहीं थे इसको, जब तक इसको ये मानते थे कुछ नहीं है, तब तक नहीं दिखता। जिस क्षण आपने मानना शुरू कर दिया कुछ है, दिखना शुरू हो गया। अब देखो मेरे से पहले आपको शून्य दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताइए, दिख रहा है? दिख रहा है। खालीपन है वो। हाँ, खाली जगह दिख रही है कि नहीं दिख रही? ये तो मजेदार बात है। जब तक दिखता नहीं है तब तक दिखता नहीं है, जब दिख जाता है बस देखा नहीं होता। भगवान दिखने वाला है जी। हाँ जी, भगवान भी अच्छे दिखेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्यों शंका करते हो? हमने वादा किया पूरा करेंगे। इन्होंने शंका की थी नहीं दिखाएंगे, मैं आज दिखाऊंगा। आज है वो दिन। अब बताओ क्या दिख रहा है? शून्य में इकाई। बहुत बढ़िया, पकड़ लिए तुमने बात। यही बात है, यही दिखता है हमेशा। क्या दिख रहा है? शून्य में इकाई। क्या दिख रहा है? शून्य में इकाई। इतना ही दिखता है, इतना ही है, इसलिए इतना ही दिखता है। ठीक है, अब ये शून्य क्या चीज है और इकाई क्या चीज है, इसको जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये जो शून्य में इकाई है ना, ये इसकी ना तो शुरुआत है ना कोई अंत है समय के अर्थ में, और ना ही स्थान के रूप में। यानी हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई ऐसा समय था जब शून्य में इकाइयां नहीं थी, या केवल शून्य था या केवल इकाइयां थी, या दोनों ही नहीं थे। ऐसा कुछ नहीं कह सकते। यही कहना बनता है जैसे इस क्षण में शून्य और इकाई है, इससे पहले वाले क्षण में क्या था? शून्य में इकाई। इसके बाद वाले क्षण में क्या? शून्य में। अब इसको खींचते जाओ, कितना भी खींचोगे ये स्थिति मिलेगी कि शून्य में इकाई। तो इसका ना तो आदि, आदि का मतलब होता है शुरुआत, और अंत का मतलब होता है खत्म होना। तो ये आदि और अंत दोनों से मुक्त है। ना तो इसकी कोई शुरुआत है ना इसका कोई अंत। सृष्टि और प्रलय दोनों से मुक्त है। ना तो ये बनता है ना ये बिगड़ता है, और जब बनता नहीं है तो बनाने वाले की जरूरत नहीं है, और बिगड़ता नहीं है तो बिगाड़ने वाले की जरूरत नहीं है, और इसलिए बीच में किसी को बनाए रखने की जरूरत नहीं है। इसका स्वभाव ही है बने रहना। सर अणु इसी प्रकार टूटता है। अणु इसी प्रकार टूटता है। अणु इसी प्रकार टूटता है। टूटता है। जैसे मान लो टूटने के बाद कहां से आ गई? एक मिनट, जैसे कोई अणु है, हाँ। पूरा चार दो हिस्सा बढ़ता रहेगा, टूटता जा ऐसे सुनने की प्रकार से टूटता है। नहीं आना। शून्य की प्रकार से नहीं की बात है। देखो हम तोड़ने का मतलब क्या हुआ? तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम लेंस से देखेंगे किसी चीज को, जैसे इस कपड़े को देखेंगे, इस पे लेंस लगाएंगे, जब ताकतवर लेंस लगाएंगे तो दिखेगा इसके धागे दिखने शुरू होते हैं। धागे दिखने का मतलब क्या है? उसके आसपास शून्य दिखना शुरू हो गया, इकाई और भी। अब उस धागे के ऊपर और ताकतवर लेंस लगाओ तो उसका ताना बाना दिखना शुरू हो जाएगा। यानी उसमें भी आपको खाली जगह और इकाई दिखनी शुरू हो जाएगी। ऐसे ही दिखेगा, यही दिखेगा।
आप चाहे सूक्ष्म में चले जाओ चाहे विराट में चले हाँ, जाओ, इसी इतना ही प्रकार- दिखेगा। इसी प्रकार से। हाँ, इतना ही दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। इसका मतलब अभी थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। जी, जैसे खाली तो होता नहीं है, हवा होगी कुछ होगा, लेकिन उसके बीच में भी खाली हो, हाँ खाली तो होगा, अभी तो है। चाहे छोटा से छोटा सा, हाँ उसके बीच में खाली हो, वही शून्य, हाँ, वही शून्य होगा। उसको शून्य कहते हैं। जहाँ जो इकाई नहीं है वो शून्य है। तो अस्तित्व में दो वस्तुएं हैं, इकाई और शून्य। और ये अस्तित्व नित्य वर्तमान है। अस्तित्व नित्य वर्तमान है का अर्थ ये है कि जो ना तो शून्य पैदा होता है ना शून्य मरता है, ना ही इकाइयां पैदा होती है और ना ही इकाइयां मरती है, खत्म होती है। तो इकाइयों में तो सवाल खड़ा हो जाएगा आपका, ऐसे कैसे कह रहे हो? अभी हमने तो देखा पेड़ पैदा होते हैं फिर मर जाते हैं, है ना, रोज देखते हैं। तो पेड़ जो है एक रचना है, पदार्थ से मिलके बनी हुई, ठीक है। जिस पदार्थ से बनी है इसमें क्या होता है, वो पदार्थ कभी इस स्वरूप में आ जाता है कभी इस स्वरूप में हो जाता है। पदार्थ ना बनता है ना बिगड़ता है। जिससे पदार्थ, जिससे रचनाएं बनी हुई हैं, रचनाएं रचित होती हैं, विरचित होती हैं, लेकिन पदार्थ सदा सदा बना रहता है। यानी जिस अणु परमाणु से चीजें बनी है ये सदा सदा बनी है। मानव भी एक इकाई है। मानव भी एक इकाई है, रचना है। मानव कभी मर नहीं सकता। मानव मरता है ना, रोज तो देखते हैं, मतलब मरता तो जीवन के रूप में बना रहता है, शरीर यात्रा अनेक चलती रहती है। हाँ, जीवन भी बना रहता है ना। हाँ, हाँ, मानव के रूप में तो मर जाता है, वो तो पता ही है, रोज देखते ही। तो जो इकाइयां हैं वो रचना के रूप में विरचित होंगी, लेकिन उसमें जिस पदार्थ से बनी है ये पदार्थ सदा बना रहेगा, है ना। ये विज्ञान में भी पढ़ाते हैं, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, है ना, कि जो पदार्थ की मात्रा है ये कभी कम या ज्यादा नहीं होती। ठीक है, ठीक, आगे। अस्तित्व व्यापक और अनंत है, यानी अस्तित्व में जो शून्य है ये हर स्थान पर है। आप कोई भी कल्पना करो जहां तक, या आप पहले दूरबीन लगा के देखो, जितनी दूर तक देखोगे आपको खाली स्थली दिखेगी। चांद देखोगे तो उसके आसपास खाली स्थली दिखेगी। आप तारे देखोगे उसके आसपास, फिर आप बड़ा टेलीस्कोप ले आओ, फिर आप किसी दूसरे ब्रह्मांड को देखना शुरू तो उधर भी खाली स्थली दिखेगी। फिर और बड़ा ले आओ, फिर आप हबल टेलीस्कोप से देखो, किसी से भी देखो, जितने भी देखते जाओगे आपको खाली स्थली दिखती जाएगी। अब देखना तो, देखने की तो सीमा है, वो तो शरीर से भौतिक क्रिया है। अब आप कल्पना में आ जाओ। कल्पना से आप जो चीज देखोगे, कल्पना करिए, कोई भी सीमा को आप सोचते हैं उसके आगे खाली स्थली मिली जाएगी। हर सीमा के आगे खाली स्थली मिलती है। कोई भी सीमा सोचते हैं, बड़ी से बड़ी, आप सोचो कि अनंत ब्रह्मांडों की सीमा, जैसी सीमा बोला उसके आगे खाली स्थली खड़ी है। इसको बोल रहे हैं हर स्थान पर है, ये व्यापक है। व्यापक होने का एक आशय है हर स्थान पर, इससे कोई जगह रिक्त नहीं है, यानी ये हर जगह पर है। क्या चीज? शून्य हर जगह पर है और अनंत फैला हुआ है, फैलता गया, फैलता है, फैला फैला, आप सोच नहीं सकते इतनी दूर तक है। इसका कोई अंत नहीं, इसकी कोई सीमा है, तो इसको असीम कहते हैं इसलिए, ठीक है। और जो इकाइयां हैं, जो प्रकृति की इकाइयां हैं, इनकी संख्या में अनंत है ना। जैसे कोई परमाणु है, हाइड्रोजन के परमाणु में कितने अंश होते हैं? दो, ठीक है। ऑक्सीजन वाले में 24 है ना, कार्बन वाले में 18, ऐसे अंश होते हैं इन सब में। एक मानव शरीर में कितने कार्बन कितने ऑक्सीजन होंगे?
सैकड़ों तो बहुत छोटा संख्या है ना, बहुत भयंकर संख्या। ट्रिलियंस में। अगर एक के सामने 20-25 जीरो लगाओगे तब जाके कहीं उसके आसपास पहुंचोगे। ठीक है, तो और मानव कितने हैं धरती पे और उनके शरीरों को गिनोगे, और धरतियां कितनी हैं अस्तित्व में, इन सब की कोई संख्या नहीं है, इसको आप बोल ही नहीं सकते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। इनकी कोई सीमा नहीं है, चलता जाएगा चलता है। आप जितना सोचोगे उसके आगे है ही है, है ही है, है ही है। पहले सोचते थे कि यह ब्रह्मांड ना कभी शुरू हुआ, वैज्ञानिक इस विधि से सोचते थे, बिग बैंग से शुरू हुआ ऐसा सोचते थे। अभी इन्होंने पिछले कुछ 4-5 साल पहले एक ना वो डाला टेलीस्कोप अंतरिक्ष में, जेम्स वेब टेलीस्कोप है ना, अब वो फोटो खींच रहा है, वो ऐसी ऐसी फोटो खींच रहा है ऐसी ऐसी चीजों की जो कि जिनकी आयु जो है इनके हिसाब से जो अस्तित्व की आयु होनी चाहिए 14 बिलियन साल, उससे पुरानी फोटो आ रही। अब ये कैसे संभव हो गया? ये कैसे निर्धारित करते हैं कि ये इतनी वर्ष पुराना? वो गणित है उसका गणित है ना। तो जो भी गणित लगाते हैं उन्हीं के गणित में वो निकल के आ रहा है कि ये तो हो नहीं सकती, अगर ये ऐसा है इसको झुटलाया नहीं जा सकता, तो हमारी थ्योरी में कोई कमी है ना। अब ऐसे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होने शुरू हो गए, तो अब सोच रहे हैं एक कि क्या क्या कारण हो सकता है, कहाँ गणित में गलती हुई, क्या चीज है, वो सब शोध चल रहा है इस वक्त। तो अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जो सीमा है हमारे यंत्रों की है देखने की, यंत्र भी कल्पना से ही बनाते हैं, तो बिना यंत्र के कल्पना को दौड़ा लो, उसकी सीमा से भी परे तक चलती है संख्या। आप जो संख्या सोचोगे 10 के आगे, 1 के आगे आप 100 जीरो लगा लो, 200 लगा लो, और जीरो की जगह बची है 5000 तो भी जरूर बचेगा। करोड़ लगा लो तो भी जगह बची है, लगाते जाओ लगाते जाओ, अनंत है वो। तो गिनती सीखते हैं समझ में आ जाता है, जीरो के दोनों तरफ अनंत तक जा सकता है। असीम व्यापक सत्ता। हाँ ठीक है, तो ये जो अस्तित्व है व्यापक और अनंत है। अस्तित्व अविनाशी है, यानी शून्य का नाश नहीं होता और पदार्थ का नाश नहीं होता, बना रहता है। उसका इकाइयां जो पदार्थ का रूप बदलता रहता है, कभी वो साथ में होती हैं कभी अलग हो जाती हैं, कभी साथ में होती हैं अलग होती हैं, कभी कुछ साथ में होती हैं उसमें तो कुछ अलग हो जाता है, कभी ज्यादा चीजें अलग हो जाती है। बस ये खेल चलता रहता है, ये परिवर्तन चलता रहता है। इकाइयों के बीच में जो खाली स्थली है उससे शून्य संज्ञा है। शून्य व्यापक वस्तु है जो हर स्थान हर काल में विद्यमान, मतलब आप ऐसा कोई समय नहीं सोच सकते जहां पे शून्य ना हो, और ऐसा स्थान नहीं सोच सकते जहां शून्य ना हो। इच्छा हो तो सोच के देखिए। उसकी अपने उन्होंने वो एक साइंस में एक कॉन्सेप्ट होता है डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट में क्या देखते हैं वो कि जैसे आप कोई सिटी है ना यहाँ पे रखी हुई, इसको ये 17वीं 18वीं शताब्दी में उन्होंने देखा जब ट्रेन वगैरह चलनी शुरू हो गई, तो ट्रेन की जो सीटी बजती थी तो पास आते हुए ट्रेन की सीटी की ना जो आवाज है वो पैनी होती है, शार्प होती है, उसकी पिच बढ़ती जाती है, फिर वो जो आती है ऐसे दूर हो जाती है, तो ये जो दूर जा रही है उसकी ध्वनि फैलती जाती है, उसकी पिच फ्रीक्वेंसी। तो उनका ऐसा मान देखा, और ये गणित सही है उसका, कि कोई ध्वनि या कोई भी वाइब्रेशन है वो जब गति करके किसी इकाई की तरफ जा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, और जब वो दूर जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी फैलती जाएगी। इस सिद्धांत को बोलते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। तो अब ग्रह गोलों को जो देख रहे हैं उससे प्रकाश आता है, प्रकाश जो एक फ्रीक्वेंसी मानते हैं, तो उसकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं
यानी उसका जो स्पेक्ट्रम को एनालिसिस करते, स्पेक्ट्रम एनालिसिस करते हैं, तो उसमें देखते हैं कि स्पेक्ट्रम में जो अलग अलग रंग जहां होने चाहिए उसकी जगह वो फैले हुए से दिखते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि वो ग्रह जो है हमसे दूर जा रहे हैं। जैसे ट्रेन दूर जा रही थी। हाँ, तो जिस भी दिशा में देखो सब ग्रह दूर जा रहे हैं, सब चीजें दूर जा रही हैं, मतलब गैलेक्सीज आपस में दूर जा रही है, तो फैलती हुई सी लगती है। तो इस सिद्धांत पे फिर मॉडल बनाए क्या होगा, तो बोला कि अच्छा अगर सब चीजें दूर जा रही हैं, है ना, तो इसका मतलब पास से दूर जा रही, तो ये सब फैल रहा है, तो इसको अगर पीछे खींचते जाओ तो सारा सिमटा हुआ था, इसको बोला सिंगुलैरिटी। फिर इसके अंदर कोई किसी कारण से, कारण कोई नहीं जानता, कोई धमाका हुआ और ये सब चीजें फैलने शुरू, इसको बोला बिग बैंग। ऐसे बोलते हैं अस्तित्व की शुरुआत। ऑब्जर्व्ड फिनोमेना इतना ही है कि वो डॉपलर्स इफेक्ट दिखता है उसमें लाइट, स्टार्स की लाइट में। तो हम लोग का अजम्पशन है कि बिग बैंग हुआ होगा। हाँ, वो तो बहुत सारे मॉडल्स रहे विज्ञान के, जिसमें से बिग बैंग वाला ज्यादा पॉपुलर हो गया। नहीं तो स्टेडी स्टेट यूनिवर्स की भी थ्योरीज हैं बहुत सारे। अगर आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे, कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे, तो ये सारी पढ़ाई जाती हैं अलग से, पर सामान्य जनता ने बिग बैंग का नाम ही सुना है। जो विज्ञान के विद्यार्थी नहीं है, तो न्यूज़पेपर, मैगजीन ऐसी जगह से पढ़ने में आता है, इतना ही आता है, इससे ज्यादा आता है। तो हम मान लेते हैं कि विज्ञान तो बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। विज्ञान में बहुत सारी थ्योरी है। प्रूव ये भी नहीं हुआ। नहीं, इसके कुछ एविडेंसेस थे जिसको प्रूफ मान लिया था, लेकिन अब बहुत सारे एविडेंस आने लगे जो इसको काउंटर करने लगे, तो उस पर सवाल बन गए। तो मैं फिर से नहीं पता। अब कुछ लगा रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं, निकालेंगे, कोई और नया मॉडल निकलेगा, बताएंगे, वो लोग बताएंगे, वैज्ञानिक लोग करेंगे, कोई समझ लेता है सब चीजें। ये सेम थ्योरी अभी अर्थ वालों को भी दे रहे हैं, पहले एक कंटिनेंट था, अभी अलग हुए, तो वो सारे एक दूसरे में फिट होते हैं। हाँ, वो तो धरती के ऊपर जो प्लेट्स की थ्योरी है, जियोलॉजिकल जो थ्योरी है, सेस्मिक प्लेट्स की जो है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो तो सही, पर ये बिग बैंग थ्योरी उससे नहीं है, उससे नहीं, पर वो है, और उसमें कोई धमाका नहीं हुआ है, धमाका नहीं है। उसमें धमाका नहीं हुआ, है ना? वो तो धरती की अपनी क्रियाशीलता, उसके सतह की क्रस्ट की, है ना जी। बिग बैंग थ्योरी पे बहुत सारे पॉपुलर चीजें हैं, पढ़ सकते हैं आप, बहुत सारे अच्छे से बताया लोगों ने। सर, जो आदि अंत से मुक्त, इसको मतलब आदि का मतलब शुरू, शुरुआत से मुक्त है, मतलब उसकी कोई शुरुआत नहीं है। ये एक साहित्यिक भाषा है जिसका अर्थ होता है जो चीज ना तो शुरू होती है ना कभी खत्म होती है, जो हमेशा है, उसके लिए बोलते हैं आदि अंत से मुक्त, उसके लिए भाषा है। उसके लिए एक शब्द भी बना दिया, अद्यांत। आदि अंत को जोड़ के बता दिया अद्यांत। ना शुरू होता है ना खत्म होता। शून्य वस्तु नित्य है, अविनाशी, मतलब शून्य जो है वो नित्य, हमेशा होता है, सदा सदा है, और कभी उसको नष्ट नहीं कर सकते आप। ठीक है। प्रकृति जो है, इकाइयों के अनंत समूह को प्रकृति संज्ञा है। प्रकृति एक एक वस्तु के स्वरूप में कुछ स्थान हर काल में विद्यमान, जैसे इकाई इधर है उधर है पर बीच में नहीं है ना, तो कभी भी इकाई देखोगे उसके बीच में आपको शून्य मिल जाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते इकाई हर जगह पर है, हर जगह पे क्या है, शून्य है, कुछ जगहों पे इकाइयां हैं। समझ में आ रहा है? ये देखो ना, आप जहां पे भी देखो, जैसे लोग बैठे हैं, एक बैठे हैं, दूसरा बैठा है, तीसरा, तो एक और दो के बीच में क्या है, खाली जगह। तो इसके बीच में तो इकाई नहीं है। अगर कोई बोलेगा नहीं हवा है, ठीक है हवा है, इन दोनों के बीच में हवा है। हवा किसकी बनी हुई है, मॉलिक्यूल्स की या कणों की। तो एक कण और दूसरे कण के बीच में खाली जगह, उसी में तो हवा के कण चलते हैं। तो जो भी चीज गति कर रही है, क्योंकि उधर खाली जगह इसलिए गति कर रही है, और प्रकृति की हर एक इकाई गतिशील है, तो खाली जगह हर एक को प्राप्त है।
कुछ स्थान पर इकाई है। हाँ, पर सभी स्थान पर शून्य है। ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहां पे शून्य ना हो, हर जगह है शून्य। और ये सब स्थान जहाँ शून्य है तो होते भी इकाई हैं। वो जहां इकाई है वो यही स्थान है। जैसे इसको इससे समझोगे, इस व्हाइट बोर्ड को आप मान लो शून्य है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये इकाई हो गई, ठीक है। तो इकाइयों के बीच में तो शून्य है ही, यानी व्हाइट बोर्ड है ही, पर जहां इकाई बनी है वो भी तो व्हाइट बोर्ड में ही है। शून्य में इकाई है। तो शून्य में इकाई है। शून्य अखंड है, शून्य का टुकड़ा नहीं होता। इकाइयों का बॉक्स बना दो तो शून्य का टुकड़ा कर लोगे, ऐसा नहीं होता। आपने कोई सबसे जो घनत्व वाला धातु है, जैसे उसको बोलते हैं सीसा, है ना, लेड, उसका एक बक्सा बनाओ मोटी दीवार का, है ना, 1 मीटर मोटी दीवार, है ना, 1 मीटर मोटी दीवार, 1 मीटर, उसके अंदर खाली जगह और उसके बाहर खाली जगह, इसमें कोई अंतर नहीं, जुड़ी हुई है। मतलब पदार्थ इसको शून्य को काट नहीं पाता, रोक नहीं पाता, बाधा नहीं कर पाता। हाँ जी, माइक माइक लो, माइक माइक दे दो, ये रखा इसके पास। मेरे को सुनाई नहीं देता, मैं ठीक से सुन के जवाब दूंगा ना। ये तो समझ में आ रहा है कि शून्य में इकाई है, बट ये नीचे जो कुछ डेफिनेशन है कि ये शून्य है, ये एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे होता है कि थोड़ा सा सॉलिड रूप में समझ में आए कि हाँ इसे कह सकते हैं शून्य, वो थोड़ा सा डिफाइन कर दो आप। नहीं समझा, क्या कहना चाहते हो आप? ये नीचे एक्सप्लेन है ना, इकाइयों के बीच में जो खाली स्थली है उसे शून्य संज्ञा है। हाँ। फिर शून्य व्यापक, इसमें क्या नहीं समझ में आया आपको? एक मिनट, शून्य व्यापक वस्तु है जो हर स्थान हर काल में विद्यमान है। हाँ, तो मतलब अभी जैसे एवरीवेयर ऐसे है शून्य, हाँ, बट एग्जैक्टली जो मतलब शून्य का मतलब है मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। ये है ठीक है, मैंने मान लिया ये है, बट शून्य से क्या मतलब है वो नहीं समझ आ रहा है मुझे। शून्य से एक वस्तु को बता रहे, तो वस्तु को पहचाना जाए। जैसे मैं बोलूं ये पर्दा है, पता चलता है, ठीक है। पर्दा एक इकाई है, उस इकाई और मेरे बीच में खाली जगह है, उसको हम नाम दे रहे हैं शून्य। वो एक चीज है, उसका नाम है शून्य। तो ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जो कुछ हम नहीं देख पा रहे हैं वो शून्य मान रहे हैं? नहीं, हम तो इंसान की इंसानियत नहीं देख पाते, हम तो बहुत सारी चीजें नहीं देख पाते। ना देख पाने से कोई किसी चीज की परिभाषा नहीं होती। शून्य जैसा है वैसा ही पहचानना होगा। इकाई जो है, तो हमें जो दिख रहा है उसमें इकाइयां दिख रही हैं और खाली जगह दिख रही है इकाइयों के बीच। जो खाली जगह का नाम शून्य है। तो खाली जगह समझ सकते हैं सर? हाँ, है ना। फिर उसके गुण बताए, उसका गुण ये है कि हर स्थान पर है, उस स्थान पे भी है जहां पे इकाई नहीं है और उस स्थान पे भी है जहां इकाई है, हर जगह पर है। इस बात को बता रहे। इसको अगर इंग्लिश में क्लोजेस्ट ट्रांसलेट करेंगे तो जीरो होगा या स्पेस होगा? स्पेस। पूरा ब्रह्मांड शून्य है, इसमें कई सारी इकाइयां। पूरा ब्रह्मांड स्पेस में है। ब्रह्मांड हम इकाइयों को कहते हैं, इकाइयों के समूह को कहते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ। शून्य को इकाई से पहचान सकते हैं। शून्य में इकाई को पहचान सकते हैं। ब्रह्मांड शून्य है, उसमें कई इकाइयां हैं। ब्रह्मांड जो संज्ञा है वो रचना के नाम पर, जैसे ये शरीर, ये एक रचना है, इसका नाम है शरीर, ये शून्य में है। शून्य में, ठीक। ऐसे ब्रह्मांड भी एक रचना है, ग्रह गोलों की हाँ हाँ। या सौरव्यूह की, वो भी शून्य में है। हाँ, ग्लास में पानी, शून्य में इकाई। कितनी भी बड़ी इकाई ले लो आप, वो हमेशा उसके आसपास आपको शून्य मिल जाएगा।
हाँ जी, तो जहाँ इकाई है वहाँ कहाँ शून्य है? बस इकाई के स्थान इकाई में कहाँ शून्य है? इकाई में भी शून्य है, उसके आर पार है। इकाई जो है शून्य में भीगी हुई है, डूबी हुई है और घिरी हुई है। रुई को पानी में डाल दो, पानी उसके आसपास भी है ना, पानी में वो डूबी भी हुई है और पानी में वो भीगी भी हुई। ऐसे ही शून्य में इकाइयां भीगी, डूबी, घिरी। पानी शून्य हो गया, रुई इकाई हो गई। हाँ, लेकिन पानी और रुई में क्या है, रुई का प्रभाव पानी में जाता है, रुई को हिलाओ तो पानी हिलता है, पर इकाई के हिलने डुलने से शून्य में कोई प्रभाव नहीं होता। इकाई शून्य को प्रभावित नहीं कर सकती, इसलिए इकाई को क्रिया शून्य भी कहते हैं। इकाई शून्य में कोई हलचल नहीं है, कोई भी वो नहीं है। पानी में हाँ जी, ये तो फिजिक्स का लॉ फिर ये यहाँ पे आता नहीं फिर तो। एक स्पेस नाम है, उससे क्या चीज पहचानते हैं? हाँ, तो खाली जगह में ही रॉकेट भेज रहे हैं, तो खाली जगह पे ही बोल रहे हैं, चाहे वो वहां पे बोलो आप, चाहे यहाँ पे बोलो, वो खाली जगह एक समान है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। ये खाली जगह जो आप और हमारे बीच में है, या दो ग्रह के बीच में है, या दो सौरव्यूह के बीच में है, या दो ब्रह्मांडों के बीच में है, ये एक समान है, इसमें कोई अंतर नहीं, सब एक ही है। सबको एक समान रूप में प्राप्त है। यहाँ तो कहते हैं कि हवा है बीच में, और हवा है ना, और वैक्यूम में हवा नहीं है वहाँ। ठीक है, तो ठीक है, मान लीजिए इधर हवा है। हवा कणों से बनी होती है कि नहीं बनी होती? कण और कण के बीच में क्या है? हवा के? इकाई है, देखो शून्य है, शून्य है। जैसे सर एक 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 करके भाई, जल्दी नहीं, उनकी संतुष्टि हो जाए फिर आएंगे, ठीक है ना। अच्छा, हवा का कण उसमें भीगा डूबा घिरा है, ठीक है ना। आप और हमारे बीच में भी हवा है, हम भी शून्य में भीगे डूबे गिरे, हवा का कण भी भीगा डूबा है। तो हवा शून्य, आप जहाँ है वहां भी है, जहाँ मैं वो भी हूँ, इस बीच में भी है, हवा में भी, सब जगह शून्य, शून्य व्याप्त है। जैसे जा इकाई है, ठीक है, हाँ जा रख दी, हाँ। ये इकाई ने इतनी जगह घेर ली, हाँ, ठीक है, हाँ। अब ये पूरे शून्य है, जब उसके आसपास भी शून्य है, उसके अंदर भी शून्य है। वो तो दिखाए ना, ये व्हाइट बोर्ड, खोल के देखो। ये भी शून्य है, और जहाँ इकाई बनी है वहां भी तो व्हाइट बोर्ड है, नहीं तो निशान का बना हो गया। शून्य में इकाई है, शून्य में ही इकाई है, शून्य की कोई सीमा नहीं है कि कोई सीमा नहीं, असीम है, अनंत, असीम है, अरूप है, कहाँ तक अखंड है। जो देख सोच सकते हो, है। सब सर शून्य गोला है। आकार बना है। कोई आकार नहीं। शून्य कोई आकार नहीं है, निराकार है। अगर अस्तित्व में कोई वस्तु निराकार है तो वो शून्य है। अखंड, निराकार, अरूप, असीमित, व्याप्त। ऐसा लग रहा है तो हम आप सब थोड़ी देर में बोल देंगे यही ईश्वर है। थोड़ी देर में कभी बोल दी, मैंने तो बोला था इसको दिखाऊंगा आपको। शून्य वो नहीं है जो न्यूमेरिक वाला है, उसको मत समझो। ईश्वर, आपने उठाई दिया मुद्दा तो उसको बात कर लेते हैं, क्या परेशानी। ईश्वर के बारे में आप क्या जानते हैं अभी तक? ईश्वर के गुण बताइए कुछ। ये जो आपने लिखा है इसमें यही सारे गुण तो ईश्वर के बताए गए। हो गया, शाबाश। फिर भी दो चार गुण बाकी लोगों के लिए कर लेते हैं। जैसे ईश्वर हर जगह हर है, स्थान पर होता है तो ईश्वर, शून्य हर जगह है। सर्वत्र है ना। हाँ, बोलते हैं कण कण में समाया है, हाँ। तो सब इसमें भीगे हुए हैं, ठीक है ना। सबको एक समान रूप में प्राप्त है, होगा ही, साम्य रूप में है, होगा। निराकार है, अखंड है, रूप है, अरूप है, टुकड़े नहीं होते,
उसके टुकड़े नहीं कर सकते, होते। निराकार है, मतलब जो दिखाई नहीं देता। हाँ, और अखंड है, निराकार है, और अरूप है, असीम है, जिसका रूप नहीं, कोई रूप नहीं, असीम जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। ईश्वर जिसका वही नाम है, है शून्य, वही शून्य, ईश्वर है। है। हाँ, वही ईश्वर है। और उसको आप देख रहे हो अभी। अभी मजेदार बात बताता हूँ, इससे भी मजेदार बात, जो कि हमारे राशिद भाई को छू गए। सुनिए, ये ईश्वर आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मेरे को देखते हो तो पहले ईश्वर दिखता, ईश्वर में मैं दिखता हूँ आपको। करेक्ट बात। ठीक है। दूसरी बात, अब दूसरी बात देखिए, आप ईश्वर में हैं, आप ईश्वर में भीगे डूबे घिरे हैं। ठीक है। तीसरी बात, आप जो कर रहे हैं ईश्वर में कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं ईश्वर में बोल रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं ईश्वर में सोच रहे हैं। ईश्वर आपको प्राप्त है। मतलब सब लोग शून्य में अटक के रह गए, अब यहाँ से आगे का रास्ता ही नहीं है कुछ। ईश्वर को खोज रहे थे कि नहीं खोज रहे थे? हाँ हाँ, मिल गए। उस वस्तु को खोज रहे थे जो प्राप्त है, जो आपको, जिसमें भीगे डूबे घिरे हो। तो इसके अंदर भाषा क्या बनती है? ईश्वर को हम जानते नहीं थे, ईश्वर के प्रति आंख बंद थी हमारी, अब हमें दिखने लग गया। अब हमेशा ध्यान रखो कि जो सामने वाली इकाई है ये ईश्वर में ही है, जिसके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं ईश्वर में है, जिसके साथ कार्य कर रहे हैं ईश्वर में है। ठीक है। हाँ जी, आप कुछ कहने लगे थे भैया? आपने कहा था कि इकाई से के हिलने से जो शून्य है वो हिलता नहीं है। जी। फिजिक्स का लॉ है कि वो इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूवमेंट की जगह एक मूवमेंट से जाके वो मोमेंटम एक को दिया, दूसरे को दिया, फिर वो तो इकाई दूसरी इकाई को मोमेंटम देता है। तो वो इकाई मोमेंटम दे रही है ना, शून्य में क्या मोमेंटम हो रहा है? इकाई मोमेंटम दे रही, इकाई के बीच में शून्य है तो वो उसमें ट्रैवल होगा तो फिर वो उसमें नहीं, शून्य में क्या फर्क दिखता है? इकाई जो है, एक इकाई दूसरी इकाई को मोमेंटम ट्रांसफर करती है, उसके लिए कोई मीडिया होता है। मीडिया उसका या तो कोई फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या मैग्नेटिक फील्ड होता है। फिर जहाँ से वो ट्रैवल करेगा वहां पे तो वो वाइब्रेशन जब उसमें आएगी फिर वो किस में वाइब्रेशन आएगी? जो बीच वाला मीडियम जिसको मीडिया क्या चीज है उसमें? हम शून्य अभी शून्य मीडिया नहीं है उसमें। जो वाइब्रेशन का मीडिया है वो मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड है। वही है वो, पर ट्रैवल तो उसमें आपके शून्य में हो रहा है ना, और दो इकाई के बीच वो तो इकाई भी शून्य में ही है, पर शून्य में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो कम ज्यादा होता है वो वाइब्रेशन जो होती है वो फील्ड की होती है। जैसे आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है, उसकी बैटरी निकाल दो तो नहीं जाती है, शून्य में तो है ही है ना। ठीक है ना। तो अगर बैटरी ना हो तो फिर क्यों नहीं जाती है उससे सिग्नल दूसरी पे, अगर वो उसी से जाना होता। तो बैटरी से हम एक वेव फ्रीक्वेंसी फील्ड की पैदा करते हैं, जो कि एक इकाई का ही स्वरूप है। फील्ड है, एक इकाई से वाइब्रेशन होने वाला एक फील्ड है, वो दूसरी तक पहुंचता है। जैसे आप हीटर के सामने बैठते हो, उसकी कोई रेडिएशन आप तक आती है? वो हीट की जो तरंगे आप तक आ रही हैं वो एक फील्ड है, इंफ्रारेड फील्ड होता है वो आता है आपके पास। ठीक है, तो वो शून्य नहीं है, वो वस्तु शून्य नहीं। यहाँ में कुछ कुछ इकाई का प्रभाव कह सकते हैं, किसको? जो वाइब्रेशन है। हाँ, वो इकाई का प्रभाव। हाँ जी, शून्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, शून्य सभी प्रभावों से मुक्त है। अब दूसरी लाइन बोल दूंगा, सभी प्रभावों का आधार शून्य। अब इसमें ये समझ में आया हमें जी। कि हमें यहाँ कुछ बनना नहीं है, न कोई मालिक बनना, ना नौकर बनना है, शून्य में रहना है। शून्य में तो रहते ही हैं। हाँ, वही यथास्थिति इसको पहचानना है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि हमें सुख में रहना है।
सुखपूर्वक जीना है, उसके लिए सबके साथ तालमेल पूर्वक जीना है। तालमेल बना के चलना है। बात तो तय आएगी ना सामने। बस और छोटी सी बात है। सुख में लेने के लिए साधन रूपी जो हमारे पास शरीर है, इसको स्वस्थ रखना है, तब जाके हम उस सुख में रह पाएंगे। हाँ, और इसको स्वस्थ रखने के लिए इसका सदुपयोग करना होगा। सदुपयोग किसमें है? मानवीय व्यवसाय कीजिए, मानव की सेवा कीजिए, इसी में उसका एक अनावश्यक बोझ डाले थे कि ईश्वर कहाँ है कहाँ है, ये समझ मंदिर अंदर घूमत रहे जो तो आपने जी बताई ना, जी सिंपल सी बात लगी मेरे को। हाँ देखो ना, सुनने जो भगवान इसी के बीच में रह रहे हैं ना, कोनो मंदिर ना फालतू से बेकार की मंदिर भी ईश्वर में है। पुजारी भी ईश्वर में है, मंदिर भी ईश्वर में है। आप बताइए, मूर्ति भी ईश्वर में है, मुसलमान वो भी ईश्वर में है। मुसलमान ईश्वर में है, समझ लीजिएगा। हैं? तो फिर एक बात सामने निकल के आई है। हाँ। कि थोड़ा सा रुक के, जब कोई बड़ी बात है ये, थोड़ा गहन चिंतन, सोच के देखिए गहन कितने बड़े झंझटों से मुक्ति मिलती है इसको स्वीकारने से। हाँ जी, बिल्कुल। जिसको ढूंढ रहा है आदमी, इंसान पता नहीं कब से भटक भटक के, जो प्राप्त है, जो सबसे ज्यादा अपने पास है, उसी को ढूंढ रहा है बाहर। जिसमें भीगे हैं, डूबे हैं, गिरे हैं, उसी को नहीं देखता है, बाकी सब चीज को। हमारे पिताजी बोलते थे कि अपने अंदर भगवान को खोजो, आप ही के अंदर भगवान है। तो हमें वो बातें उनकी बुरी लगती थी, जी जी, क्योंकि हमारा ज्यादा साधु महात्माओं से वो था। लेकिन आज वो चीजें हम जब स्वयं उसको अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें महसूस हो रहा कि वो सही बोलते थे, बिल्कुल जो दे रहे थे, तब हमें उनकी बातें वो स्वीकार नहीं हो रही थी। जी भैया। आपने आखिरी वाली लाइन जो बोली कि शून्य जो है इकाई को, वो मैं बोला समस्त प्रभावों का आधार शून्य। शून्य। ये थोड़ा क्लियर इसको थोड़ा। हाँ, करते हैं। तो जो व्यापक वस्तु या शून्य, इसको अलग अलग नामों से दिया है ना। पहले इसको हम पूरा कर लेते हैं जो बोल रहे हैं ना इसमें, फिर उस बात पे आ जाएंगे, है ना। तो अभी प्रकृति वस्तु शाश्वत है और अविनाशी है। तो प्रकृति भी शाश्वत है, प्रकृति भी नष्ट नहीं होती, प्रकृति भी पैदा नहीं होती, और ये भी, इसका विनाश नहीं होता, इसका रूप परिवर्तन होता रहता है। ये मटेरियल है इसलिए। हाँ, मटेरियल है, मटेरियल भी खत्म नहीं होता, मटेरियल का रूप बदलता रहता है। तो अब दो प्रकार की वस्तु है। शून्य तो जैसा है वैसा ही बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन होता रहेगा, पर हमेशा बनी रहेगी। अविनाशी है लेकिन परिवर्तनशील। हाँ, शून्य जो है अपरिणामी है, ना परिवर्तन होगा ना परिणाम होगा, सदा सदा बना रहे, दोनों सदा सदा बनी रहे। क्रिया नहीं होगी तो परिणाम नहीं होगा। बिल्कुल परिणाम। प्रकृति का परिवर्तन, अगर पेड़ दे दे तो पेड़ हमेशा दे रही है, उनका परिवर्तन और रूप रंग तो हो सकता है। हाँ, तो परिवर्तन जो है रूप में होता है, गुणों में होता है, समय के साथ होता है, ये सब चीजें चलती हैं, कम ज्यादा होते हैं। है ना। ठीक है, शून्य को थोड़ा सा देख लेते हैं। व्यापक वस्तु अर्थात शून्य और एक एक वस्तु अर्थात प्रकृति, दोनों ही अस्तित्व है। ठीक है, सर्व देश काल में विद्यमान व्यापक वस्तु क्रिया शून्य है, इसलिए इसे शून्य संज्ञा है। शून्य पारगामी है। पारगामी का मतलब होता है जो हर वस्तु के आर पार है। जैसे आप शीशे के एक कोने पे लाइट चमकाएं तो उसके पार चले जाती है, इसको हम पारदर्शी कहते हैं, है ना। पारगामी का मतलब है ये केवल इसकी प्रकाश नहीं जा रहा, ये खुद उसके आर पार है। जैसे पानी कपड़े के पारगामी, उसके आर पार है ना। हाँ, बस शून्य हर इकाई के, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी, कितनी भी घनत्व वाली हो, बहुत अधिक घनत्व वाली हो, बहुत कम घनत्व वाली, सबके आर पार है। किसी भी इकाई का छोटा, जैसे हमने लिया पत्थर लिया, पत्थर के भी आर पार शून्य है। पत्थर का एक छोटा टुकड़ा ले लो, उसके भी आर पार शून्य है। पत्थर जिन कणों से बना है उनको ले लो, उसके भी आर पार, उसमें वो भी शून्य में भीगा हुआ है। अब वो किसी अणु से बना होगा, वो अणु भी शून्य में भीगा हुआ है, यानी वहां भी शून्य आर पार है।
अणु जो है परमाणु से बना है, परमाणु भी उसमें भीगा हुआ है, उधर भी शून्य उसके आर पार है। परमाणु जो बना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके भी तो सबसे सूक्ष्म वस्तु जो है वो कौन सी है? शून्य, क्योंकि इकाई के किसी भी स्वरूप के वो आर पार है। हम इसको ऐसा वैसा जैसे लोहे की चारों तरफ से बंद करके एक आयताकार बना दिया अपन, तो हम उस किसी लेंस को घालेंगे तो लोहे के आर पार देख सकते हैं, ऐसे है तकनीक। पर हाँ, तो देखने की बात नहीं है, शून्य उसके आर पार ही है। आर पार तो है, लेकिन जैसे हम कोई प्रकाश डाल रहे हैं, जैसे कैमरा, प्रकाश तो पारदर्शी वस्तु के पार जाएगा ना। अच्छा, लोहा तो पारदर्शी नहीं है। अच्छा, हाँ, अगर आप उसके ऊपर कोई इस प्रकार की रेडिएशन एक्सरे डालो अच्छा, तो लोहे एक्सरे भी लोहे के पार नहीं जाती, पर कुछ किरणें होती हैं जो उसके भी पार चले जाती पर वही कहने का मतलब। जी, ठीक है। तो शून्य पारगामी है, क्योंकि प्रकृति अर्थात एक एक वस्तु की अनंत जड़ चैतन्य इकाइयां शून्य में भीगी हैं, अर्थात ओतप्रोत है। शून्य पारदर्शी है, क्योंकि इकाइयों की परस्परता में जो अच्छी दूरी है वह शून्य ही है, जिसके कारण इकाइयां परस्परता में एक दूसरे को पहचानती हैं। शून्य नित्य अर्थात अविनाशी, स्थितिपूर्ण अर्थात अपरिणामी, असीम अरूपात्मक अस्तित्व है। शून्य को व्यापक, सत्ता, साम्य अथवा निरपेक्ष ऊर्जा, पूर्ण, ईश्वर, परमात्मा, चेतना, ज्ञान आदि संज्ञा भी है। अभी तो सूचना है, व्याख्या करते हैं अभी। अंतिम लाइन। हाँ जी, कि अंतिम लाइन का अर्थ है कि शून्य के लिए और क्या क्या नाम इस्तेमाल होते हैं। तो व्यापक भी बोलते हैं, शून्य को ही सत्ता भी बोलते हैं, साम्य ऊर्जा या निरपेक्ष ऊर्जा भी बोलते हैं, पूर्ण भी बोलते हैं, ईश्वर भी बोलते हैं, परमात्मा भी बोलते हैं, चेतना भी बोलते हैं, ज्ञान भी बोलते हैं। कई बार लिखा है ईश्वर। आगे ईश्वर के दर्शन कराने थे, करा दिए। कई बार साहब आपने। अच्छा भाई साहब, जैसे मुक्ति का आया कि मोक्ष, तो जैसे शून्य पारगामी दिया कि पारगामी मतलब वो इकाइयां उसी में है सारी, सब उसी में, तो हम ओतप्रोत है। हाँ, अपना संतुलन मुक्ति, इसको हमने जो समझा इस यहाँ से कि हम अपने संतुलन से, व्यवहार से इतना सूक्ष्म हो जाएं कि हम शून्य हो जाएं, तो इसी में विलय हो जाएगा, ये मुक्ति नहीं, ऐसी मुक्ति नहीं। अब बंधन क्या है तो मुक्ति समझ में आएगी। परंपरा में जीवन और मरण के चक्र से बंधन को बंधन का बंधन किसे बताया था परंपरा में, आदर्शवाद में, कि ये जो शरीर के साथ चिपकाव है, हमारा आसक्ति है, ये बंधन है। और जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति ही मोक्ष है, इसको मुक्ति कहा था। ठीक है, इसके क्रम में आत्मा परमात्मा में विलय हो जाती है, इस बात को कहा। ठीक है, ये आदर्शवाद की सोच, ये पहले की होगी। इधर क्या कह रहे हैं, तो इधर बोल रहे हैं भ्रम, है ना, यानी जो हमारे अंदर गलत फहमी हो जाती है सच्चाई के प्रति, उसको कहते हैं भ्रम। भ्रम ही बंधन, अज्ञान ही बंधन, नासमझी ही बंधन। तो मुक्ति क्या है? ज्ञान ही मुक्ति है, अनुभव ज्ञान ही मुक्ति है ना, समझदारी ही मुक्ति। किसी को विलय नहीं होना। हमारी आंखें बंद हैं, आंखें खोल लो, फिर जी लो, यही मुक्ति। इसके लिए ना शरीर को त्यागना है, ना परिवार को त्यागना है, ना समाज को त्यागना है। शरीर के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, प्रकृति के साथ तालमेल पूर्वक जीना, यही मुक्ति है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो घर परिवार छोड़ते हैं, वो तो सहज मिल रहा है, ना समझते। ये जो चीज प्रकृति प्रदत्त विधि से मिली उसको छोड़ने की जरूरत में कहाँ मुक्ति मिलेगी?
किसी को मिली हो तो सत्यापित करें। मुक्ति भ्रम से ही है, इस अज्ञान से है कि हमें कुछ छोड़ के कुछ मिलेगा। जिस वस्तु को हम खोज रहे हैं वो तो हमें प्राप्त है, ईश्वर प्राप्त है। ईश्वर को खोजना नहीं है, ईश्वर को जानना है। हम ईश्वर से अनजान है। थोड़ी एक बात कहें सर, जैसे ओशो थे, रजनीश ओशो थे, तो इनको सब जिनकी इसमें ज्ञान पा रही है तो उनको लास्ट में सर सुन्न ही में प्राप्त हुआ होगा, क्या पता, तो वही बताएंगे। है कि चले अब ओशो जी का मैं कैसे बताऊं? आप अपना बताओगे, मैं अपना बताऊंगा ना। मैं तो आपका भी नहीं बता सकता, ओशो जी तो पता नहीं कहाँ है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। हर व्यक्ति अपना सत्यापित करेगा। बस सीधी एक बात, सत्यापित करना एक बात है, प्रमाणित करना दूसरी बात है। प्रमाण किसको बोल रहे हैं हम? मानव मानव संबंध में तालमेल पूर्वक जीना, मानव प्रकृति संबंध में तालमेल पूर्वक जीना, परिवार व्यवस्था में जीना, समाज व्यवस्था में जीना। मैं तो ओशो को जानता नहीं, आप जानते हो। परिवार व्यवस्था में जिए, क्या कहते हो? क्या पता। तो क्या पढ़े हो फिर? ठीक से पढ़ो उनके बारे में। समाज व्यवस्था में जिए, नहीं, पता नहीं, पता करो। जिए, अगर परिवार व्यवस्था में तालमेल पूर्वक जिए, समाज व्यवस्था में तालमेल पूर्वक जिए, प्रकृति व्यवस्था के साथ तालमेल पूर्वक जिए, तो उनको ज्ञान प्राप्त है। अगर उसमें नहीं जिए तो ज्ञान नहीं प्राप्त है। सीधी सिंपल बात। वही मेरे पे लागू होता, वही आप पे लागू होता, वही ओशो पे या किसी भी पुरुष पे, किसी भी महापुरुष पे। एक ही नियम है, सबसे सिंपल। और इस नियम से जांचने के लिए आपको ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, ये कोई सामान्य व्यक्ति भी जांच सकता है। इसलिए इसमें भटकने का रास्ता नहीं, क्योंकि इसमें मेरा बोलना कि मैं ज्ञानी हूं ये काम नहीं करता है। मेरे आचरण में तालमेल दिखता है तो ज्ञानी प्रमाणित है, ज्ञान प्रमाणित है, नहीं तो नहीं। वो विकास को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं क्या? समझ जानना ही विकास है, समझना ही विकास। अपने जानने की शक्तियों को जागृत कर लेना ही विकास है। ये है मूल विकास। जी, हम यहाँ पे भी हम बोलते हैं जीवन, हम बोल ही रहे हैं जब जीवन की बात की कि जीवन अमर है। जीवन शरीर को चलाता है, ये शरीर यात्रा कहलाता है। प्रत्येक जीवन में अनेक शरीर यात्राएं होती हैं। ठीक? प्रत्येक जीवन में अनेक शरीर यात्राएं होती हैं। व्यक्ति तो शरीर के साथ है ना, तो क्या वो उसी शरीर के साथ जन्म लेता है जो मर गया? नहीं। जीवन में कई शरीर यात्राएं होती हैं। हाँ, तो इसका मतलब चेतना, शरीर बदलता रहेगा, शरीर बदले लेकिन चेतना वही रहेगी। मतलब उसकी कुछ पहचान हो सकती है, बची हो सकती है बची हो, पर चैतन्य, उसकी चैतन्यता एक ही। हर चैतन्य इकाई की अनेक शरीर यात्रा, इसलिए पूरी बात आई गई जो आप बोलना चाह पूछना। ठीक है। अस्तित्व में प्रकृति की बात थोड़ी सी और कर लेते हैं। अनंत इकाइयों के रूप में विद्यमान एक एक वस्तु को प्रकृति संज्ञा है। प्रकृति संज्ञा है बोल रहे ना, संज्ञा है का मतलब नाम है, उसका नाम है। अनंत इकाइयों के रूप में विद्यमान एक एक वस्तु को प्रकृति नाम दिया गया है ना। इस बात को थोड़ा सा अच्छे से लिखा है, प्रकृति संज्ञा। इसको और समझाइए, जैसे हम इकाई है, ये सारी इकाइयां सब प्रकृति है। हाँ, ये सब प्रकृति की इकाई है। पेड़ भी प्रकृति की इकाई है, कुर्सी भी प्रकृति की इकाई है, ये फोन भी प्रकृति की इकाई है। सब जो कुछ भी इकाई रूप में है सब प्रकृति की इकाई है। ठीक है। फिर प्रकृति रूपात्मक है, क्रियाशील है।
यानी इकाई का रूप होता ही है और इकाई में क्रियाशीलता होती है। हर इकाई अपनी योग्यता अनुसार, अपनी यथास्थिति अनुसार कुछ ना कुछ क्रियाशील कर रहे, उसी को उसका आचरण कहते हैं। तो इकाई की पहचान उसके आचरण से होती है या उसकी क्रियाशीलता से होती है। प्रकृति अर्थात इकाइयां पदार्थ से बनी विभिन्न रचनाओं के रूप में अनेक यथास्थिति के रूप में विद्यमान हैं। यानी वही पदार्थ मिट्टी के रूप में है, वही पदार्थ वनस्पतियों के रूप में है, वही पदार्थ जीवों जंतु के रूप में है, वही पदार्थ मानव के रूप में। मूल में पदार्थ एक ही है सब में। ठीक है। इकाई का अर्थ सभी ओर अर्थात दिशा में सीमित पदार्थ पिंड से है। मतलब इसको इकाई कह रहे हैं क्योंकि ये सभी दिशाओं से सीमित है ना, और ये पदार्थ से बना एक पिंड है, इसको बोलते हैं इकाई। यानी जो चीज पदार्थ से बनी है और सभी ओर से सीमित है उसका नाम है इकाई। तो इकाई शब्द की परिभाषा दी है। परमाणु, अणु, पिंड, चार अवस्था, ग्रह गोल, सौरमंडल, आकाश गंगा आदि सभी इकाई अथवा इकाई समूह ही हैं। यानी ये सब इकाई हैं, अलग अलग आकार प्रकार की। अंत तो गत्वा इकाई समूह भी इकाई ही है, जिसको हम इकाई समूह कह रहे हैं। जैसे सौरमंडल, उसमें बहुत सारे ग्रह हैं, हर ग्रह एक इकाई है, लेकिन सौरमंडल भी अपने आप में एक इकाई है। सौरमंडल से बना गैलेक्सी या ब्रह्मांड भी एक इकाई है। प्रकृति सभी इकाइयों के समुच्चय को नाम दे। प्रकृति अर्थात इकाइयां रूप, गुण, स्वभाव, धर्म संपन्न है। यानी हर इकाई में कोई रूप होता है, उसके कुछ गुण होते हैं, उसका कुछ स्वभाव होता है और उसका कुछ धर्म होता है। तो मिट्टी एक इकाई है, मिट्टी का रूप है, उसका गुण है, उसका स्वभाव है और उसका धर्म है। पेड़ एक इकाई है, उसका कोई रूप है, उसका कुछ गुण है, उसका कुछ स्वभाव है, उसका कोई धर्म है। धर्म का अर्थ है कि जिस विधि से वो अपनी पूरकता को पूरा करता है अस्तित्व में। तो जो पदार्थ है, अस्तित्व उसका धर्म है, होना उसका धर्म है। वो होने भर से अपनी उपयोगिता को सिद्ध करता है। जैसे पानी अपने होने से अपनी उपयोगिता को सिद्ध करता है, हवा अपने होने से, अपने खनिज अपने होने से अपनी उपयोगिता सिद्ध करता है, उनके अस्तित्व से उसका धर्म। वनस्पति संसार पुष्टि क्रिया से अपने धर्म को सिद्ध करते हैं, अपने उपयोगिता को सिद्ध करते हैं, अस्तित्व सहित पुष्टि। अब ये सब चर्चा आगे आनी थी, है ना, मैं फिर भी बोल देता हूँ। आपने कहा प्रकृति रूप गुण स्वभाव धर्म संपन्न है। हाँ। अगर यहाँ पे प्रकृति न लिखे मनुष्य तो मानव लिख देते। तो मानव एक प्रकार की इकाई है ना, प्रकृति में मानव एक प्रकार की इकाई है, लेकिन वो भी धर्म संपन्न है। हाँ। अच्छा, तो मानव का धर्म सुख धर्म है, मानव सुख धर्मी है। जीवों का धर्म जीना है। जीव है तो जीव जंतु पशु पक्षी, इनका धर्म जीना है। वनस्पति संसार का धर्म पुष्टि है, पुष्टि। और पदार्थ संसार का धर्म अस्तित्व है, बने रहना। ठीक। प्रकृति परिणामशील है, अविनाशी है, इसलिए शाश्वत है। प्रकृति में दो वर्ग हैं, जड़ प्रकृति एवं चैतन्य प्रकृति। प्रकृति उपयोगिता पूरकता पूर्वक चार अवस्था चार पद के रूप में प्रकटनशील। मतलब जो प्रकृति है ये चार वर्ग, ये चार पद और चार अवस्थाओं के रूप में प्रकटनशील है। तो चार अवस्था की बात हम आगे करेंगे। ये परिणामशील, परिणामशील मतलब प्रकृति के अंदर कोई इकाई है, उस इकाई में कुछ क्रिया चल रही, क्रिया चलने से उसमें कुछ परिवर्तन होता है, तो उसका स्वरूप कुछ बदल जाता है। तो कुछ बदला हुआ स्वरूप है, इसको बोलते हैं एक परिणाम। फिर उस परिणाम में रहते हुए कुछ क्रिया करती है, फिर उसका स्वरूप बदल जाता है, ये दूसरा परिणाम। ठीक है। जैसे पत्थर है, नदी में पड़ा हुआ, उसमें पानी बह रहा है, तो पत्थर घिस 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 के गोल हो गया, ये एक परिणाम है। और घिसता गया घिसता गया घिसता गया, सारा पत्थर ही बह गया, है ना, ये दूसरा परिणाम।
ठीक है। अब पानी जो में घुला हुआ पत्थर जो जा रहा है वो कहीं इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा होते 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 कहीं रेत के रूप में इकट्ठा हो गया, एक परिणाम। वो रेत धरती में कहीं धस गई, दब गई, दबाव बन गया, पत्थर बन गया, वो एक परिणाम। तो प्रकृति परिणामशील। प्रकृति की दो बार बताएंगे सर। जड़ और चैतन्य। प्रकृति के अंदर दो प्रकार की प्रकृति है, एक जड़ प्रकृति, एक चैतन्य प्रकृति। शरीर जो था जड़ था ना, जीवन चैतन्य है। तो दो प्रकार की जो प्रकृति है, जीवों में भी जीवन होता है और शरीर होता है, मनुष्य में भी। इसके बाद थोड़ी सी आगे करें, ठीक है। सहअस्तित्व पे बात हो चुकी है हमारी काफी कुछ, तो मैं भी इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये सब बातें हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें लास्ट पॉइंट जो है सहअस्तित्व नित्य प्रभावी। हर जगह पे सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व में विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति। सहअस्तित्व जो है ऊर्जामयता, क्रियाशीलता और नियंत्रण के रूप में दिखता है। ये सब बातें परिचय शिविर से बाहर आ गई। ये जो भीगा डूबा घेरा, इसका भी खूब विस्तार है, मैं अभी नहीं जाऊंगा इस सब में, परिचय शिविर है ना। और ये स्लाइड के रूप में आ जाएगा, आप लोगों के आगे कभी अध्ययन की मन हो तो आइएगा, बताइएगा, तो वो सब हो जाएगा, ठीक है। सह अस्तित्व परम सत्य है, नित्य शाश्वत वर्तमान। और इसका जो मूल सूत्र है वो स्थिति पूर्ण सत्ता में गर्भित स्थितिशील प्रकृति पूर्णता को प्रमाणित करने के अर्थ में निरंतर क्रियाशील एवं विकासशील है। ये मूल बात है जो समझ लेनी चाहिए। ये पूरे सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान का आधार बिंदु है। अभी हमने जो बात की वो बात की कि जो अस्तित्व है वो सत्ता यानी शून्य और प्रकृति है ना, ये दो को मिलाकर है। तो अब इन दोनों का आपस का संबंध क्या है उसको बताया गया इसमें, है ना। तो इसमें बताया सत्ता और प्रकृति। तो सत्ता की व्याख्या की, ये स्थिति पूर्ण सत्ता है। स्थिति पूर्ण का मतलब क्या है, इसकी जो स्थिति है ये पूर्ण है, यानी ये बदलती नहीं। ये जिस स्थिति में है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, एक ही स्थिति में सदा सदा है, हर स्थान पे और हर समय पे। तो इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका मतलब ये कभी बदलती नहीं। और इस बात से इसके अंदर जो गुण है उसको बोल रहे हैं हम स्थिति पूर्ण, पूर्ण है, ठीक है। जो चीज अपूर्ण होती है उसी में बदलाव होता है, जो पूर्ण होती है उसमें स्थिरता होती है। तो ये अपने आप में पूर्णतः स्थिर है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं होता। इस बात को यहां पे बताया गया स्थिति पूर्ण सत्ता। फिर प्रकृति की कुछ व्याख्या की है। प्रकृति जो है स्थितिशील है। शील का अर्थ बताया था जो होता रहता है बार बार, तो उसकी स्थिति बदलती रहती है बारंबार। अभी रुको, गर्भित पे आते हैं, पहले स्थितिशील को समझ। और कुछ सोचना है तो मुंह बंद करके सोचो, बाकी दूसरों का ध्यान टूटता नहीं, तो उसमें क्लास के साथ चले। तो स्थितिशील प्रकृति यानी उसकी स्थिति में, प्रकृति की कोई भी इकाई है उसकी जो स्थिति है बारंबार बदलती रहती है, ठीक है। अब इन दोनों की आपस की स्थिति बताइए। स्थिति पूर्ण सत्ता में गर्भित स्थितिशील प्रकृति, यानी ये जो अपने आप में पूर्ण वस्तु है इसमें गर्भित यानी इसमें समाई हुई है क्या, स्थिति बदलने वाली चीज। जिसको बदलना है वो किसमें समाई हुई है, पूर्ण वस्तु में, ठीक। इस कारणवश ये जो स्थितिशील प्रकृति, ये जो स्थितिशील प्रकृति है ये पूर्णता को प्रमाणित करने के अर्थ में निरंतर क्रियाशील एवं विकासशील है। तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रकृति जो है इसमें गर्भित है, पूर्ण में गर्भित है, इसलिए इसमें एक प्रेरणा आ गई है। पूर्ण में होने की वजह से, पूर्ण में समाये होने की वजह से ये पूर्णता को प्रमाणित करने के अर्थ में, यानी इसमें एक लक्ष्य आ गया है। हर प्रकृति की इकाई में क्या लक्ष्य है, पूर्णता प्रमाणित है।
तो पूर्णता को प्रमाणित करने का लक्ष्य प्रकृति की हर एक इकाई में है, और इसके उसको करने के लिए वो क्रियाशील और विकासशील है। इसलिए इकाइयां क्रिया भी कर रही हैं और विकसित भी हो रही हैं। तो पूरा अस्तित्व जो है उसकी समस्त इकाइयां लक्ष्य के साथ है, कोई भी लक्ष्य विहीन नहीं है। और लक्ष्य है पूर्णता को प्रमाणित करना, और इसके लिए वो क्रियाशील और विकासशील है। कण कण में ये प्रेरणा समाई है, यानी ईश्वर में होने से ये प्रेरणा हर एक कण में है, पूर्णता को प्रमाणित करने की क्रिया और विकासशीलता। ये मूल सिद्धांत है इस दर्शन का। बताइए इसमें कुछ पूछना है तो। स्थितिशील में परिवर्तनशील शब्द प्रयोग हो सकता है। स्थितिशील में परिवर्तनशील बोल सकते हैं। टोटल में तो स्थिति पूर्ण है, सत्ता जो है पूरा, वो अपने आप में स्थिति पूर्ण है, लेकिन उसके अंदर जो है स्थिति, उसमें जो समाई हुई चीज है वो स्थितिशील है। इकाइयां जो है, देखिए, जो चीज जिसमें समाई होती है उससे प्रभावित रहती है ना। कपड़ा जो है पानी में गिर जाए, पानी में समा जाए तो गीला हो जाता है, पानी से प्रभावित हो जाता है। जो जिस चीज में भीगा है उसके प्रभाव को दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। जैसे चिप्स आते हैं उसमें टमाटर फ्लेवर या उसमें जो दूध की उसका एसेंस आता है तो उसमें टमाटर का कुछ स्वाद आता है। इसी तरह से हम लोग पूर्ण शून्य में हैं, यानी स्थिति पूर्ण में है, कि हमारे अंदर पूर्णता की चाहत है, पूर्णता को प्राप्त करने की प्रेरणा बनेगी। हमारे में, मानव में तो है ही है। ये पदार्थ में, पत्थर में, पानी में, हवा में, वनस्पति में, जीव जंतु में, पशु पक्षी में, सब में है। बाकी सब अपनी क्रियाशीलता से इसको कर रहे हैं। मानव को पहले इसमें जागृत होना है कि ऐसा है, फिर वो कर पाएगा। अभी तो पता ही नहीं, अभी हमें पता नहीं है, इसलिए हम कर नहीं पा रहे। हमारा जो डिजाइन है प्रकृति में, उसमें हमें इसको पता करना है, इसको जानना है। इसको जानने के बाद इसको हम कर पाएंगे। अभी तो सूचना मिली है, इसको अभी समझने की जरूरत है। हाँ हाँ बोलो। अब एक बात हम क्या कहना चाह रहे आपसे, जैसे मान लीजिए ईश्वर की बात पकड़े में लेकर सुन नहीं सकते, भटकाव था स्थायी हो गए, ठीक है। हम एक वक्त के बाद जब चीज समझ भी लेंगे हम थोड़ी देर, ठीक है। लेकिन अब आपके अनुसार अब क्या उद्देश्य बन, क्या कहना है दो शब्दों में आप क्या कह सकते हैं, इससे क्या हमारे जीवन में प्रभावित हो सकता है, मतलब जीने के लिए? जीने के लिए परिवार की व्यवस्था को समझो, परिवार में व्यवस्थित रूप में जियो, एक भाग। समाज की व्यवस्था को समझो, उसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करो, दूसरा भाग। प्रकृति की व्यवस्था को समझो, उसमें अपनी पूरकता को निर्वाह करो, तीन भाग। तीन भाग में जीना। यही ईश्वर है, यही ईश्वर की प्रेरणा है हमारे को। उद्देश्य जीव मानव का यही उद्देश्य है। परिवार, समाज और प्रकृति तीनों में हमारी भागीदारी की जगह है, उसको पहचान के उसको पूरा कर। ये सब कुछ है, मुक्त है सब। बस यही मोक्ष है। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ आना पड़ेगा। ना कोई छोड़ना है ना कुछ पाना है। जिसको खोज रहे थे वो तो पहले से प्राप्त है। यही सब पहले से। ठीक, कुछ शांति मिली? शांति मिली सर। हाँ, क्लियर दिखने लगा बाकी हाँ सत्य क्या है अभी भटकाव नहीं सही है सर बात। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। मेरे साथ भी ऐसे ही बात है, जब पकड़ में आया हंसने वाली बात नहीं सर। मैं उछल रहा था जिस दिन मेरे को समझा, हाँ खुशहाली से खुश हो गया। ऐसा ही होता है जिसको पकड़ में आती है। चीज है सर, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। नहीं, टी ब्रेक होने वाला है 2 मिनट 3 मिनट। चाय चाय पीने